सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने ऐसा प्रोग्राम को आयोजन किए जिसके माध्यम से जनता सीधा संवाद आपके साथ कर सकता है। सर, मेरा सुझाव था कि बिहार या अन्य इलाकों में खुले में शौच करने का प्रमाण अक्सर हम लोग देखते हैं या सुनने को मिलता है। मेरा सुझाव पहला ये था कि प्रत्येक वार्ड में वार्ड सदस्य होता है, मुखिया होता है, सरपंच होता है, सबको अधिकार चाहिए। हम लोग अधिकार देते भी हैं। अगर उस अधिकार को हम लोग थोड़ा सा प्रयोग करते हैं कर्तव्य के रूप में भी, तो जहाँ जिस स्थान पर अगर खुले में शौच होता है वहाँ के वार्ड सदस्य, सरपंच और मुखिया को अगर जवाबदेही दे दिया जाए कि ये काम थोड़ा सा आपका है, आप भी इस काम को देखेंगे। लेटेस्ट वही हो रहा है, वही हो रहा है जो आप कह रहे हैं। आप बता दीजिए इस विषय पर पूरे बिहार को खुले से शौच में मुक्त करने के लिए वार्ड स्तर पर वार्ड विकास समिति बनी और नल का जल से लेकर सब काम हो रहा है। शौचालय निर्माण के लिए खुले में शौच से मुक्ति के लिए अभियान चल रहा है और अभी 20 जिला में घूम चुके, जिसमें से कम 12-13 जिले में ऐसे पंचायत और वार्ड को देखें जहाँ सब लोगों ने मिल के अपने पंचायत को, वार्ड को खुले में शौच से मुक्त किया। आपसे हम आग्रह करेंगे कि आप अपनी ग्राम पंचायत और उसके पहले भी वार्ड लग जाएगी वातावरण। जी निश्चित, हम लगे हुए हैं सर। लग गई और ये पूरी की पूरी योजना बहुत ही कारगर ढंग से शुरू हो रही है। उसी को शुरुआती दौर में देखने जा रहे हैं। धन्यवाद। तो आइडिया जो है ऑलरेडी हो रहा है और वार्ड लेवल पर ही हो रहा है, पंचायत लेवल पर ही हो रहा है, शहरों में भी वार्ड लेवल पर हो रहा है, ऐसा नहीं खाली गाँव में। इसलिए बहुत धन्यवाद, आप लग जाइएगा। क्रम संख्या 9 श्री संजय कुमार। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सभी मंत्रीगण और सभी सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारीगण को नव वर्ष की शुभकामना। मैं जो पहले जो अभी आए थे सज्जन गणेश, जरा उस पंचायत में और उस वार्ड में ये जो यहाँ सुझाव देने आए थे लोग, तो वो लोग अच्छा काम करेगा उत्साह गाइड कर दीजिए इसको। ठीक है जी, सबसे पहले मैं बिहार सरकार को, हम लोग बिहार में 2016 में ऐतिहासिक निर्णय जो पूर्ण शराबबंदी का था, उसमें सभी बिहार वासियों को गौरवान्वित करने के लिए सरकार के सभी माननीय मंत्री और पदाधिकारियों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। 2017 में भी एक ऐतिहासिक दिन होगा 21 जनवरी को, जब विश्व का सबसे बड़ा मानव श्रृंखला बनेगा। वैसे सुझाव मेरा नगर विकास विभाग से संबंधित है, लेकिन 2 शब्द पूर्ण शराबबंदी पे भी कहना चाहेंगे। हम लोग नशा मुक्त भारत आंदोलन से जुड़े हुए हैं और मध्य प्रदेश सहित राष्ट्रीय यात्राओं में कन्याकुमारी से लेकर भोपाल तक यात्रा अभी किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बड़वानी गए थे, वो कार्यक्रम था और काफ़ी वर्षा हो रही थी। उस कार्यक्रम में मैं पहला कार्यक्रम देखा कि इतने बारिश के बाद भी एक भी व्यक्ति वहां से गए नहीं और भीगते हुए पूरे कार्यक्रम को सुने। मैं मेधा बहन के साथ भी कन्याकुमारी से लेके से मैं यात्रा में था और सभी राज्य के महिलाएं खास करके बहुत खुश हैं। और जहां भी हम बिहार के प्रतिनिधि के रूप में यात्रा में गए तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वजह से काफ़ी गौरवान्वित महसूस किए। मेरा सुझाव स्थायी समुदाय आश्रय निर्माण से संबंधित है, जिनको हम बोलचाल की भाषा में शेल्टर बोलते हैं।
मैं माननीय मंत्री नगर विकास विभाग और प्रधान सचिव महोदय का धन्यवाद दूंगा कि कल ही पटना में एक आश्रय गृह का निर्माण हुआ और उसका शुभारंभ हुआ है। मुख्य रूप से जो मैंने बातें अपने सुझाव में लिखी थी वो माननीय मंत्री महोदय का स्टेटमेंट में भी आया है। प्रत्येक नगर निगम में 1 लाख की आबादी पे 100 लोगों का आश्रय गृह बनाया जाना है और उसमें बहुत सारी जो सुविधाएं हैं उस पर भी चर्चा किए। 2011 के जनगणना के अनुसार जो सभी नगर निगम हैं तो जो वेबसाइट पे उपलब्ध है 2001 की जनगणना के अनुसार उसमें हमारे जो 11 नगर निगम और 9 नगर परिषद हैं वहाँ की जनसंख्या 1 लाख से ऊपर है और मेरा अनुमान है कि 2011 की जनगणना अगर हम लोग संदर्भ लेंगे तो इसकी संख्या बढ़ेगी। जो डेटा उपलब्ध है उसके अनुसार से 2011 में ही 4000 जो है शहरी जो बेघर है उनका आश्रय मिलना चाहिए, जो कि 2011 में काफ़ी संख्या बढ़ जाएगी। जो मेरा सुझाव ये है कि जो पुराना रैन बसेरा है उसका कॉन्सेप्ट जो है और जो नया नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन से संबंधित जो आश्रय गृह है परमानेंट कम्युनिटी शेल्टर, वो दोनों में अंतर है। पुराना रैन बसेरा जो बना हुआ था एक छोटा सा सेट था और उसमें बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी, जैसे कम्युनिटी किचन का, टॉयलेट का, स्नान घर का, ये सुविधाएं नहीं थी। हम गया से आते हैं और गया में अभी 3 शेल्टर संचालित है जिसमें हर शेल्टर में 12 लोगों की व्यवस्था है। तो इतने छोटे स्तर पर व्यवस्था होने से जो उसका ऑपरेशनल मेंटेनेंस कॉस्ट है वो ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि 50 लोगों का अगर नया शेल्टर का निर्माण होगा तो उसका जो ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है वो उतना ही आएगा जितना 12 पे खर्च कर रहे हैं। तो एक तो ये है कि पुराना जो नाइट शेल्टर रैन बसेरा जिनको कहते हैं उसको अगर मॉडिफाई करते भी हैं तो उतना स्पेस नहीं मिल पा रहा, किचन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उसमें शौचालय की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। केंद्र सरकार की योजना है जिसमें 75% वहाँ का कंट्रीब्यूशन है और 25% स्टेट का कंट्रीब्यूशन है। तो मेरा सुझाव ये है कि 50 जो अभी कल ही आपने उद्घाटन भी किया है तो हर जगह पे 50 लोगों का कम से कम आश्रय गृह बने, जिसमें नए रूप से जिसमें टॉयलेट भी पूरा हो, कम्युनिटी किचन की व्यवस्था हो और उसका ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो उतना ही हो जितना 12 में अभी जैसे गया में देखने को मिला। हम लोग नाइट शेल्टर से भी काफ़ी जुड़े हैं, मुजफ्फरपुर में 8 चल रहे हैं लेकिन वो बहुत ही छोटे हैं। एक महिलाओं का भी वहाँ पे ओपन हुआ, कुछ जो गैर सरकारी संगठन विदेशी ऑर्गेनाइजेशन थी उनके सहयोग से, लेकिन जो छोटे स्तर पर शेल्टर बने हुए हैं उनको मॉडिफाई करते हैं, वो सुविधाएं जो है नहीं मिल पा रही है। तो ये हमारा सुझाव था जो कि लिखित रूप में भी है और बाकी जो भी लिखे थे वो माननीय मंत्री महोदय का स्टेटमेंट आया भी है कि कितने जनसंख्या पे होना चाहिए। और कुछ जो पटना में संबंधित सुझाव है कि चूंकि नाइट जो आश्रय बनाया जाना स्थायी उसके निर्माण में समय लगेगा, जो नए बनना है। तो अभी गांधी मैदान में हम कल ही आए इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए, तो कल ही गए थे तो बहुत सारे लोग चारों तरफ जो है कि खुले में जो है सोने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो जब तक स्थायी शेल्टर का निर्माण नहीं हो तो अस्थायी कम से कम जाड़े के दिनों में उसका निर्माण कराया जाए ताकि वहाँ पे लोग आराम कर सकें। और एक सबसे बड़ी समस्या जो नाइट शेल्टर के लिए होता है वो स्पेस जो है और जो मेहनत कश मजदूर है उनका जो वर्किंग एरिया है उससे काफ़ी दूरी रहता है। वो अगर गांधी मैदान के आसपास, पटना का संदर्भ लें तो गांधी मैदान के आसपास या स्टेशन के आसपास या और कोई लोकेशन जहाँ पे रिक्शा पुलर है या में और भी जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं वो रहते हैं, तो अगर हम बहुत ज़्यादा दूरी पे उनका निर्माण करेंगे जो कि पूर्व में देखा भी गया है तो वहाँ लोग आ नहीं पाते। तो ये एक बड़ी समस्या है, व्यवहारिक भी है, कठिनाई भी है कि जमीन की उपलब्धता, लेकिन फिर भी मेरा अनुरोध होगा कि जो उनका वर्क प्लेस है उसके नियरेस्ट प्लेस में आश्रय गृह का जो है कि निर्माण कराया जाए ताकि वो वहाँ पे आ सके। और मेरा सुझाव था इसके संचालन के लिए स्वयं सहायता समूह को दिया जाए, जो दिया भी जा रहा है, लेकिन उसमें जो गाइडलाइन है उसमें ऑप्शन है कई
तो इसमें एक्सक्लूसिव जो है कि ऑप्शन पूरे बिहार के लिए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से संचालित करने के लिए अगर दिशा निर्देश हो तो वो हर जगह पे पैरेलल जो है कि स्वयं सहायता समूह को दिया जा सकेगा। कम्युनिटी मेरा एक और इससे संदर्भित सुझाव है कि चूंकि योजना केंद्र सरकार की है और गाइडलाइन के अनुसार 5 वर्ष तक ही ऑपरेशनल और मेंटेनेंस कॉस्ट जो है उसके लिए अनुदान प्राप्त होगा। सबसे बड़ी समस्या है कि जो शेल्टर है उसको कैसे सस्टेन करें। 5 साल के बाद जब अनुदान प्राप्त नहीं होगा तो उसको कैसे सस्टेन करें। तो जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, लेबर हैं, उनको संगठित करके, जिनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी संचालन का दिया गया है, उनको संगठित करके उनका एक संगठन बनाए, लेबर्स का कलेक्टिव बनाए और उनको जिम्मेवारी दें मेंटेन के लिए कि जो कम्युनिटी किचन का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आज जो है सब्सिडाइज रूप में उनको भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, कल फंड नहीं रहेगा तो वो फिर बंद हो जाएगा। तो अभी से अगर उसकी तैयारी धीरे धीरे हैंड होल्ड उनको सपोर्ट देते हुए अगर खुद से वो कम्युनिटी किचन संचालित करें और जो भी कॉस्ट आए वो खुद से आपस में जो है कि बियर करें तो वो ज़्यादा सस्टेनेबल होगा और लंबे समय तक चल पाएगा। एक और जो गाइडलाइन से संबंधित ही सुझाव है, वहाँ पे जितने भी वर्कर्स हैं जो रहते हैं उनको प्रायोरिटी बेसिस पे जो सरकार की योजनाएं हैं, उनका राइट्स इंटाइटलमेंट है, विभिन्न योजना है, सोशल सिक्योरिटी है, उनको उससे जोड़ा जाए और इसकी जिम्मेवारी जो संचालन स्वयं सहायता समूह की बहनें कर रही है उनको जो है कि दिया जाए। तो ये मुख्य रूप से सुझाव था। और शराबबंदी से संबंधित एक और सुझाव, अंतिम चीज मैं बोलना चाहूँगा। चलिए बताइए सर, इसमें एनुअल में इनके द्वारा जो बताया गया 2 तरह की योजनाएं हैं सर। एक नए आश्रय स्थल बनाने का शेल्टर फॉर अर्बन वुमेन्स में, और दूसरा पुराने जो रैन बसेरा जैसे हैं उनको रिफर्बिश करके उनको भी कन्वर्ट करके आश्रय स्थल के रूप में चलाने का। नया वाला जो है उसमें उन्होंने सही कहा सर कि कुछ चेंजेस है पुराने रैन बसेरा से, उसमें अब टॉयलेट भी है, उसमें कम्युनिटी किचन भी, और वो सारे जो चलाए जा रहे हैं एरिया लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला है उनका एरिया लेवल ऑर्गेनाइजेशन को ही हैंड ओवर किया जा रहा है और काफ़ी अच्छा से जगह जगह चला रहे हैं। गया में जो बताया मैं खुद भी जाके देखा हूँ, और उनके द्वारा कुछ 30 रुपया जैसा डेली लिया भी जाता है और उसके माध्यम से उनको खाना भी दिया जाता है और सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे हैं। आज के दिन सर हम लोग के यहाँ जो नई आश्रय स्थल है पूरे राज्य में हमारे यहाँ 48 हमने सैंक्शन किए हुए हैं सर, जिसमें 38 एनुअल के अंतर्गत है और 10 हमने राज्य योजना से भी सैंक्शन किए हैं, और उसमें 3 पूर्ण हो गए हैं सर, बिहार स्टेट, सुपौल और अरवल, और बाकी भी कभी चालू है, 29 अभी टेंडर प्रोसेस में है, बाकी अभी चालू है। 66 रिफर्बिशमेंट के तहत भी हमने सैंक्शन किए हैं, जिसमें 27 पूर्ण हो गए हैं और 27 ELOs को हैंड ओवर करके चलाया जाए। वो बात इनका सही है कि वैसे जगह होना चाहिए जहाँ पर लोग की आवश्यकता है, तो हम भी वैसा खोज रहे हैं जहाँ बस स्टैंड है या ऐसा जगह जो लोग जहाँ पर सबसे ज़्यादा इकट्ठा होते हैं उन्हीं के माध्यम से। और एक जो उनके द्वारा बताया कि स्टैंडर्ड गाइडलाइंस कर दिया जाए, तो वो हमने कर दिया है कि ALO को ही दिया जाएगा अब से, और ये हाल में ही किया है, रादर देन कोई और ऑप्शन करके सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो एरिया लेवल ऑर्गेनाइजेशन है उन्हीं को दिया जाने का किया जा रहा है। तो ये हम लोग ऐसे जागरूक हैं। और शहर में तो उतना सेल्फ हेल्प ग्रुप का स्कीम आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ सर, बिल्कुल। सिर्फ कटिहार में देखने गए थे, नहीं सर, हर जगह बढ़ा है। सिद्धार्थ जी अर्बन डेवलपमेंट के सेक्रेटरी ये हाल में भी सर अररिया में गए थे तो वहाँ भी आप मिले थे लोग, हर जगह बढ़ा रहे हैं सर। अभी हाल में इस साल ये COD हो गया, 42 शहरों में पहले था एनुअल, वो अब सभी शहरों में लागू हो गया है, हमने कैबिनेट से पास किया है, और ये सभी जगह SHG भी बढ़ा रहे हैं, और बाकी जगह भी जो नए ऐड हुए हैं उसमें भी आश्रय स्थल का आप इसमें एक चीज कहना चाहेंगे सर कि आप मत करिएगा, बात आपका सब मान करके कार्य वही हो रहा है। जी करके बता दीजिएगा, अब आगे का टाइम दीजिए। थैंक यू। डॉक्टर मधुसूदन कुमार सिन्हा, पटेल नगर। मधुसूदन पहले तो सर आप तो बड़ी समस्या पर थे, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन काउंसिल में काम और सचिव प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन
एंड गवर्नेंस, यह सीधी भागीदारी है थोड़ा, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री आगे बढ़िए ना, सीधे कमवा पड़ेगी तो जी, आज हम अभी जो मेन समस्या जो पटना की है, जल जमाव, नाली, कचरा और गंदगी, ये सब, तो इसके लिए एक मेरा सुझाव ये था कि अभी जैसे हम लोगों ने एक प्रयोग किया था, बिजली बोर्ड को 3 भाग में बांट दिया था, तो मेरा एक सुझाव था कि अगर पटना नगर निगम को भी 3 पार्ट में बांट दें और 3 एडमिनिस्ट्रेटर दें, मेयर वगैरह डिप्टी मेयर जैसे है वैसे है, लेकिन 3 एडमिनिस्ट्रेटर और एक भाग जो है सो पूरा साफ सफाई पटना का करें, दूसरा भाग जो नक्शा वगैरह पास करने का है वो सब काम करे, तीसरा कर सकता है। तो इस तरह से करके बिजली बोर्ड वाले में बड़ी सफलता मिली 3 पार्ट बांट देने से। तो हम अगर कुछ इस तरह इस रूप में बढ़े तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छा, नाली और जो मेन है कि जल जमाव इतना है पटना, इसका एक जाल नेट पूरा होना चाहिए कि चारों तरफ जाल बिछा करके और गंगा में गिराएं तो ट्रीटमेंट वाली बात हम लोग तो बहुत दिन से करते आ रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट करके और गंगा या जिस तरफ जैसे गिरना हो, और कचरा से बिजली वाली बात भी हम लोग बहुत दिन से कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई प्लांट वगैरह लग जाता है, कचरा उगता और उससे बिजली और खाद तैयार होती है। एक चीज और हम करेंगे, नालंदा कचरा प्रबंधन हो रहा है, सब सुझाव देने के पहले खुद ही चले जाएंगे जी। तो पटना में भी अच्छा खाइए तब ना जी, वो कचरा है ही नहीं, वो रिसोर्स है जी वहाँ एक कस्बा में शुरू हुआ है, अभी देख के आए हम निश्चय यात्रा सिलाव का खाजा खा आगे 10 दिन बढ़िएगा वो पश्चिम की तरफ सड़क जाए, उसी में आगे जाके भूमि, वहीं जाके कचरा प्रबंधन आप कल ही देखेंगे। आपको लेखक भी है, बड़ा लिखने लगे जी आगे बढ़िए। अच्छा, नॉन डिग्रेडेबल जो पॉलीथीन था तो इसको कंप्लीट बैन नहीं हो पा रहा है, तो उससे हो जाएगा तो बहुत ही काम है। और एक मेरा ये सुझाव था सर कि पटना में से 3 हमने कहा कि 3 भाग में निगम को बांटते हैं, तो 8-10 जोन में पूरे पटने को बांट दिया जाए और उसमें वार्ड सबको डाल दिया जाए, जैसे डिफरेंट वार्ड से, और हर एक वार्ड में एक मिनी ट्रैक्टर, एक मच्छर मारने की मशीन दे दिया जाए सर। इतना ये डेंगू और चिकनगुनिया का हैवॉक पैदा हो रहा है, तो अगर हर वार्ड को एक मशीन रहेगी तो बीच बीच में चलाते रहेंगे। दूसरा था कि जो जगह जगह धुआं है, विक्रम ऑटो जो चलता है तो रोड पर इतना किरासन तेल मिक्स्ड गाड़ी है, और होता है क्या डाक बंगला और इनकम टैक्स के पास अगर आप रहिए तो सांस नहीं ले सकते, लगेगा कि आप बेहोश होकर गिर जाएंगे। तो इसको देखना चाहिए कि किरासन तेल मिला के जो गाड़ी सब चल रही है इसको रोकना चाहिए, और जहाँ जाम होता है उस एरिया को चिन्हित करना चाहिए। बाईपास सर्जरी जैसे ये कौन ब्रांड है? विक्रम करके है, बड़ा गाड़ी दिल्ली रोड में, दानापुर टू पटना, कुछ खगौल रोड में ऑटो, लेकिन बड़ा ऑटो है और उसको उतना ही आवाज है, और वो क्या करता है कि किरासन तेल उसमें मिला देता है, खाली धुआं फेंकता चलता है, तो इसके चलते बहुत ज्यादा पटना में पॉल्यूशन। दूसरा मेरा कहना था कि जगह जगह जो जाम लग जाता है, तो बाईपास सर्जरी जैसे हम करते हैं तो उसी बगल से अगर कोई लेन निकल जाए या रोड निकल जाए, एक उदाहरण देता है कि इनकम टैक्स चौड़ा है और उधर दोनों साइड ऑफिस, हम सरकारी जमीन से ही शुरू करें, सरकारी जमीन से ही एक साइड बाईपास छोटा सा निकाल देते हैं, उसमें फिर हमारा जाम कम से कम नहीं लगेगा। इस तरह से करके हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद एक था मेरा बिल्डिंग बायलॉज बना है, तो पेड़ पौधा तो हम लोग लगाते हैं, उसको दिया जाए। बिल्डिंग बायलॉज में भी एक मैंडेटरी बना दिया जाए सारे बिल्डर्स के लिए, या इवन प्राइवेट हाउस भी जो बनाते हैं बायलॉज जो रखा गया था, लोगों की सलाह थी उसको दिए थे, उसमें नहीं दिए यहाँ का सलाह इसमें हम दे रहे थे बायलॉज को सीधे पब्लिक डोमेन में डाला गया, नहीं दे पाए, अब समय पर सलाह ही नहीं दे रहा है, फिर अमेंडमेंट तो कम से कम ऐसे ही पार्क उस समय भी सचेत रहना चाहिए। हाँ सर, नहीं दे पाए, आजकल खाली हो गए हैं। टेरेस गार्डन का था मेरा कंसेप्ट कि रूफ गार्डन, टेरेस गार्डन जरूर दिया जाए, उससे होगा कि थोड़ा ही ये सब कंसेप्ट डालते जी सर उसमें डाला नहीं क्या कर दीजिए आगे बढ़िए। दूसरा था
ये जरा जो एक है ट्रैफिक के बारे में जो बता रहे हैं भाई, एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर रूट में जो बड़ा ऑटो चल रहा है तो उसका तो जांच करवा लीजिए, किरासन तेल मिला के चला रहा है, क्या चला रहा है, तो जांच का विषय देख लीजिए। 5 तारीख के बाद अभी तो प्रायोरिटी दूसरी है, सब प्रकाश पर्व वगैरह के बाद तुरंत इसको तब तक प्लान करने का दीजिए कंसर्न लोगों को, देख लीजिए आखिर किरासन तेल कहाँ से ला रहा है, मुझे भी पता चल जाएगा कि किरासन तेल किस तरह से मार्केट में प्रवेश कर रहा है, भी मालूम हो जाएगा कोई। ये तो और एक सब था पुदाई चक से नाला गया है आशियाना रोड तक, नाला का हो गया। किरासन तेल तो कहीं ओपन अवेलेबल है नहीं, ओपन मार्केट में किरासन तेल है नहीं, इसलिए तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि जांच बढ़िया से करा लीजिए, तो रूट पकड़ लीजिए कहाँ से किरासन तेल आए, किरासन तेल किसको कैसे मिल रहा है। किरासन तेल तो पब्लिक सप्लाई का ये है नहीं ओपन अवेलेबल, ये तो जो लोगों को मिलता है कार्ड पर आता है, अर्बन एरिया रूरल एरिया सब जगह मिल रहा है, तो इसकी ठीक से जांच पड़ताल हो जाता है। एक सब था पुदाई चक से एक रोड नाला गया है आशियाना रोड तक, उसका वो उस स्वीकृति में ले लिया गया कि उस पर रोड बनेगा, उसको थोड़ा प्रायोरिटी बेसिस पर करा दिया था। ना ठीक, पहले अपना ना प्रायोरिटी तो हमारा चूंकि वही कब आया, आज आप चल रहा है। नेक्स्ट बुलाइए। प्रश्न संख्या 11 श्री रंजीत कुमार। क्या रंजीत मैं सर अतिक्रमण के लिए आपको अपना सुझाव दे रहा हूँ। हम लोग की जितनी सड़क है, सड़क का कोई विड्थ वगैरह हम लोग कहीं फिक्स नहीं करते, इसके लिए एक हम लोग बोर्ड वगैरह बनाकर उसमें सड़क की चौड़ाई, सड़क के साइड में जो हम लोग ड्रेनेज देते हैं उसको देना चाहिए, और ड्रेनेज के बाद में जो हम लोग फुटपाथ बनाते हैं उसकी पूरा डिटेल सब उसमें नोट करके और बोर्ड पर हम लोग टांग दिए, हर सड़क पर दे दिया जाए। इससे क्या होगा कि सर अतिक्रमण जो हम लोग करेंगे, अगर कोई भी करेंगे, कोई भी आदमी देखेगा कि सड़क अगर 60 फीट चौड़ी है, 60 फीट दूर नहीं है, वो लोग चढ़ जाते हैं और फिर जो हम लोग के पलटी हो जाती है, उससे थोड़ा सा हम लोग को सुझाव होगा। थाना वाले भी कहेंगे नहीं भाई 60 फीट की चौड़ी सड़क है तो ठीक है, 60 फीट होना चाहिए, तुरंत डिस्पोज हो जाएगा। नहीं तो फिर उसके बाद थाना पुलिस कोर्ट कचहरी में दोनों अधिकारी मतलब दोनों पार्टी जाते हैं, खर्चा भी बढ़ता है, परेशानी भी बढ़ती है। इससे सुझाव सर ये वो मैंने आपको सुझाव क्या है? बोर्ड के लिए बोर्ड डिस्प्ले डिस्प्ले बोर्ड हर रोड के बीच में या एज पर। कितना फीट चौड़ा? चौड़ी अगर 60 फीट रोड है तो 60 समझ गए, कितनी चौड़ाई है ये डिस्प्ले? 2 फीट 3 फीट की बोर्ड बना देंगे। वही डिस्प्ले करना है उसको, जी सर, जी सर, कितनी चौड़ाई है। जी सर। प्लस दूसरा कि रोड का लेवल भी उसमें वो मेंटेन कर देंगे, तो कभी भविष्य में रोड कभी कभी ऊंचा भी हो जाता है, तो इतना ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि मकान पे जैसे सुझाव तो सर गंगा में जो ड्रेनेज का जो पानी गिर रहा है उसमें क्या है कि सर हम लोग मेरीन ड्राइव बना रहे हैं गंगा में। मेरीन ड्राइव का आधा कुछ पाया पार्ट बन चुका है, और गंगा में जो पानी गिरता है ठीक, उसको हम मेरीन ड्राइव का जो फाउंडेशन बना हुआ है, पियर बना हुआ है, उसमें अगर हम 2 पाइपलाइन दोनों लेफ्ट और राइट करके डिस्पोज करें तो हम दीघा से लेकर दीदारगंज तक जो हम लोग जाएंगे इसे से उससे ट्रांसमिट कर देंगे, तो ये गंगा का जो बीच का जो पार्ट है वो मेरा अभी मैंने पॉल्यूटेड नहीं है, नहीं हो पाएगा, उससे गंदगी मतलब होगा किसी नाला के थ्रू हम लोग निकाल देंगे। इससे क्या है कि मेरीन ड्राइव जिसको मेरीन ड्राइव करो गंगा पथ, गंगा पथ, तो वो गंगा पथ तो बन रहा, वो पाया तो हो गया सर, पिलर बन गया। पिलर। और इधर दीघा से लेकर के हम लोग आगे जो पटना सिटी तरफ रहते हैं, अंडा घाट तक तो मेन नाला मेरा है, वो नाला का पानी सब वो गंगा में गिर रहा है ठीक, उस नाला को पानी को हम लोग कलेक्ट करके अगर हाइड्रोलिकली अगर देखा जाए लेवल में अगर ऊंचा नीचा होगा तो ठीक है, नहीं तो पंप आउट करके और पाया के दोनों बगल से इस तरह से पाया खड़ा करें और दोनों साइड से हम 2 पाइप लगा दें, अभी भी हैंगिंग करने का हम लोग चांस उसमें है,
और यहाँ से हम पानी को सीधे दीदारगंज तक शिफ्ट कर देंगे। तो पानी जो है यहाँ गिरेगा नहीं और सीधे दीदारगंज एरिया में जाइए और वहाँ सरकारी ज़मीन वगैरह में हम लोग एक ही को यूनिट बनाना चाहते हैं ताकि वहाँ जाने के बाद में और मतलब क्लीनिंग वगैरह करने में भी आसानी हो। अगर छोटा छोटा हम लोग पार्ट को अगर हम लोग क्लीनिंग करेंगे मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अभी तो मान लीजिए बना दें, बनाने के बाद में उसमें केमिकल वगैरह डालकर हम लोग ट्रीटेड करते हैं, तब जाके लास्ट में गंगा में जाता है। तो वो प्लान जो पानी यहाँ से निकलेगा सीधे पाइप के थ्रू चला गया दीदारगंज में हम लोग उस एरिया को साफ करें। ये जो बीच का जो जगह हमको दिख रहा है, मतलब अभी जो हम लोग सुंदरता के लिए बना रहे हैं घाट और ये मेरीन ड्राइव के बीच में जो भी जगह दिख रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, मिट्टी का भराई हल्का हल्का करेंगे, ओपन मैदान मेरा तैयार हो जाएगा। पहले कुछ नहीं है, कुछ हाट वगैरह पे लग सकता है या जो भी हम लोग, क्योंकि बारिश के मौसम में मात्र 2 से 3 महीना ही डिस्टर्ब एरिया रहता है, बाकी एक समय में वो खाली रहता है, नाली का पानी गिरता है, लोग शौचालय चले जाते हैं। अगर साफ सुथरा रहेगा तो नीट एंड क्लीन रहेगा और अच्छा तो लगेगा। ये मेरा सुझाव था कि सर आधा काम मेरा हो चुका है या हो रहा है, उसमें अगर पाइपलाइन हम लोग ऐड कर देते हैं आगे बढ़ जाएगा। सर ये एक पहले भी गंगा पर के साथ एक योजना थी कि गंगा के बगल में एक बड़ा ड्रेन करके एक साथ ले जाए और लोग फिर इधर रिसेंट हम लोग का जो व्यू है वो जितना डिस्चार्ज बड़े बड़े नालों में है जैसे मंदिरी नाला और अन्य बोरिंग कनाल रोड नाला ऐसे में एक बड़े ड्रेन में उसको करके एक जगह ले जाके शायद संभव नहीं हो पाएगा। तो हर नाला बड़े नाला के एंड में ही STP करके और उसके बाद डिस्चार्ज किया जाए, वी थिंक दैट इज मोर फीजिबल देन एक बड़े ड्रेन से उसको किया जाए। गंगा रिवर बेसिन डेवलपमेंट अथॉरिटी जब बना है तो उसके बाद विभिन्न शहरों का तटवर्ती शहरों का गंगा नदी के तट पर अवस्थित शहरों का प्लान तैयार हो गया। तो अभी जो जैसे गंगा बक्सर का हुआ, कई जगहों का हुआ, पटना का बन रहा जी आपके पूर्व की बात नहीं सर, तो मतलब वो बन रहा था तो उसका क्या स्टेटस है? बक्सर तो आपके ड्रेनेज का ही और सीवेज ट्रीटमेंट का ही सब पहले तो सर बक्सर हाजीपुर और बेगूसराय का सैंक्शन भी हुआ था और सर वर्क भी अलॉट हुआ, लेकिन वर्क प्रोग्रेस ठीक नहीं है, तो इनफैक्ट इनको अपने टर्मिनेशन के लिए भेजा है। बाकी दोनों भी शायद टर्मिनेट हो नहीं सका सही। पटना का जहाँ तक बात है सर, जो प्रोजेक्ट बने थे उसमें बड़े जोन्स बने थे, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड नेटवर्क। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड नेटवर्क का 2 का अभी जाके क्लियरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट से आया है, जो कि मैं लेकर अभी प्राधिकृत समिति में है। वो कुछ बेऊर और सैदपुर जोन का वो एक साथ डाइवर्ट करके सारे का वो ट्रीटमेंट के माध्यम से उसको ले जाए। जहाँ तक बड़ी नालियाँ हैं अभी भी तो बेऊर में है बेऊर में, लेकिन उसका पूरा नेटवर्क कंप्लीट एरिया का करके और नया STP लगाने का और सैदपुर में भी नया, तो वो बहुत पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर भी। और बाकी पहाड़ी इत्यादि का था जो कि टेंडर अभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। STP का हो गया था, नेटवर्क का नहीं हुआ था, तो फिर से करना पड़ा। थर्मली चेक भी है। तो ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का अलग अलग 5 जोन में पटना बटा है, जिसके लिए अभी 2 में हम लोग आगे आ पा रहे हैं सर, प्राधिकृत समिति में। बाकी हम लोगों ने वहाँ बोला है, इन दोनों में भी वो बोले कि चूंकि ओरिजिनल एस्टिमेट जो सैंक्शन हुआ था उससे ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट देने को तैयार नहीं, तो हम लोगों ने बोला था कि अब नया एस्टिमेट इस समय बनाना पड़ेगा तो हमको उसमें ले जाए। बाकी जो शहर है सर गंगा के बगल में, अब वो NBCC के माध्यम से ही कराएंगे। 100% सेंट्रल सेक्टर स्कीम होगी। पटना का जो कि पुराना स्कीम है वो पुराने वाले में ही खत्म हो पाएगा और बाकी जगह मात्र इंटरसेप्शन एंड डाइवर्जन ड्रेन दे रहे हैं, बाकी ड्रेन का वो फंडिंग अब नहीं करेंगे। लास्ट में बस STP लगाएंगे और एकांत में इंटरसेप्शन एंड डाइवर्जन ड्रेन दे देंगे, लेकिन NBCC के माध्यम से वो करेंगे। तो अभी जितना गंदा उससे भी ज्यादा गंदा गंगा हो ही है। नहीं तो सब जगह लगाएगा वो ऑर्गेनाइजेशन है, देश भर में उसका जितना बढ़िया रेपुटेशन है, हम समझते हैं कि इसके बाद तो इसका उपलब्धि यही होगा कि जितनी गंदगी है उससे भी बढ़ेगी। समझ गए सब था। चलिए ठीक, हमारा मन बढ़वाने के लिए बुला रहे हैं उनको बात कर, लेकिन जान लीजिए कि अवसर क्या चल रहा है। ऑलरेडी ये पहले से ही चल रहा है। जब गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी बनी तो उसके बाद से तो आप अपना पटना वाला कीजिए, अब कोई जरूरी नहीं कि सेंटर मदद ही करे। आखिरकार हम अपनी गंगा को क्यों गंदा रखने दें? तो वो तो जो एजेंसी का चयन कर लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो तो इतना रेप्यूटेड है कि हम लोग समझ सकते हैं कि उसका नेट रिजल्ट क्या है।
इसलिए अपना काम करिए, उनके भरोसे मत रहिए। आई तो कमिटेड है, रिवर बेसिन अथॉरिटी की मीटिंग में कमिटेड है कि करेंगे सैंक्शन, और इसलिए पटना के लिए वो प्लान बनाकर DPR बनने की बात थी, नहीं वो बन गई थी और उसी सिलसिले में एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया गया जी, सब उसी के गाइडलाइन के अनुरूप काम किया गया। क्या सिद्धार्थ जी, कुछ पुरानी बात सर याद है? सर हम लोगों ने ये वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस से 2800 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई थी सर, जिसमें सीवरेज, STP और पाइपलाइन की योजना थी। और प्लान ये था कि गंगा में नहीं डाल के सर इसको पीछे पुनपुन की तरफ STP डाल के फिर पुनपुन में सर ये पानी जाएगा, और पुनपुन के माध्यम से जब क्लीन हो जाएगा सर वो गंगा में आएगी। ये एक परियोजना थी सर, और वर्ल्ड बैंक का जो असिस्टेंट इसी कंडीशन पे था कि अब गंगा में सीधा पानी नहीं डालेंगे। फिर कालांतर में सर संभवतः वो सैंक्शन भी हो गया था, हम लोगों ने टेंडर भी प्रोसेस शुरू कर दिया था। कालांतर में संभवतः वो डिजाइन फिर चेंज हुए। नहीं डिजाइन वही है, पुनपुन के तरफ जाने का है, वही है सर। 2 जोन का भी फाइनल हो रहा है सर, वो 5 जोन में सर हम लोगों ने किया वो था तो उसी सिलसिले में बना है सर। तो ये वर्ल्ड बैंक ऑलरेडी कमिट उस वक्त कर चुकी थी 2800 करोड़ से, और उस परियोजना का एक बार देख लीजिए, ओरिजिनल सैंक्शंस ऑलरेडी है फाइल, और 2 जोन सर उसी वक्त सैंक्शन भी हुए, जिसमें पहाड़ी का जोन था सर, और 3 STP उसके सैंक्शन हुआ। वर्ल्ड बैंक के थ्रू गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी है या डायरेक्ट? नहीं, थ्रू गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी सर, ये ऑलरेडी सैंक्शन गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी एक बार पुराना अगर सैंक्शन देखेंगे तो उसी के तहत मैं बता रहा था कि 5 जोन में जो बढ़े हैं, अब 2 फाइनलाइजेशन स्टेट में 3 उसके बाद रह जाते हैं। हमको लगता है एक साथ पिकअप नहीं करिएगा तो कोई जरूरत नहीं है। और दूसरा सर ये जो बात कर रहे थे ये गंगा ऐसा में करिए, इसकी समीक्षा ठीक से मुख्य सचिव के स्तर पर कर लीजिए, और उसके बारे में सोच लीजिए व्यावहारिक रूप से, क्योंकि हम खुद भी गए हैं बेउर का देखने, उसका बैकग्राउंड आपको बता देते हैं, हम गए थे देखने। और ये पूरा का पूरा सीवेज जा रहा है राजापुर पुल के पास, और वहां से रिटर्न होकर वो बेउर जा रहा है। जो पहले बनी थी क्या विश्वास, क्या स्कीम का नाम? विश्वास बोर्ड टीम वाले जो विश्वास बोर्ड जो पहले बनी थी, हम गए थे कई साल पहले उसको देख अध्ययन कर, क्योंकि मेरे को जब नाव से घूम रहे थे कभी देख रहे थे तो हम देखा कि पानी का फ्लो बहुत ज्यादा गंगा में आ रहा है, गंगा। तो हमने कहा विश्वास बोर्ड बनाकर जो हुआ था उसका हुआ क्या, तो हम पर्सनली गए देखे, और वहां पर राजापुर पुल के पास वो बता भी नहीं सके कि क्या इसका रूप है। चीफ इंजीनियर अंत में एक आदमी बगल का था वो बताया, तो फिर उसी को फॉलो करके हम लोगों ने देखा ये तो टूटा हुआ है और बाजाबता पानी जा रहा है डायरेक्ट गंगा में, ये तो लौट कर बेउर जा नहीं रहा। तो सीधा सर तो नाला सीधा सीधे उसका फिर हम लोग बेउर गए, और बेउर में भी देखा, तो सब कुछ देखने के बाद जब रिवर बेसिन अथॉरिटी बनी तो इस चीज को रेज किया, अब आगे जो कुछ भी हुआ। और दूसरा सर ये जो नाले की बात कर रहे हैं गंगा के किनारे सर, जो हम लोग का ये घाट बन रहे हैं सर, उसमें कलेक्टिंग ड्रेन भी है पीछे से, तो कोई भी आदमी इनका कहना है कि जो ड्रेन है उसके पानी को आप लिफ्ट करके दूर ले जाइए और ट्रीट करके उसके ऊपर डिस्पोजल करिए, ये कहने का जो हमारा यही कहना चाहते हैं। ये आपको वो उसका पिलर आपको मिला हुआ रहेगा, उस पिलर के दोनों साइड का इस्तेमाल करिए, वो इनके कहने का एक सुझाव, क्योंकि सिविल इंजीनियर है तो अपना सुझाव देंगे। ठीक, सड़क के साइड में जो हम लोग का पोल है एड जो हम लोग करते हैं उसके सर बहुत इंक्रोचमेंट होती है, 2-3 हम फोटोग्राफ उसमें किया है सर, एग्जीबिशन रोड है, केटल बच्ची के नीचे है, ये सब चीज़ जो सर अगर गाइडलाइन वो साइड में लगने से हम लोग का लेन जो है 1 लेन 2 लेन और खाली हो जाएगा, छोटा छोटा पॉइंट है मैं उसमें डालना है। नहीं छोटा पॉइंट का बड़ा व्यावहारिक पॉइंट है, ये एग्जीबिशन रोड चौराहे की बात बता रहे हैं, विंडसर और तो आप ही कीजिएगा, विंडसर होटल के जस्ट आप ही कीजिएगा ना, कॉर्पोरेशन को ही ना मिलता है सर, एडवर्टाइज करने के लिए लगा देता है इसका पैसा सर नहीं, ये जो बता रहे हैं ये नहीं बड़ा व्यावहारिक रोड के किनारे 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 को लगाते हैं, दूर कर देना, तो उसको दूर करेंगे, ये इनका कहना। जो मेन आपका पाथ है उसको वो बीच में ऑब्स्ट्रक्ट करता है, और अंत में एक पोल गड़ गया
तो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाता है इनका, तो व्यावहारिक बात होगी क्यों? जब मैं कंक्रीटिंग कर देता हूँ तो उस पर गाड़ी चलनी चाहिए, उसमें गाड़ी नहीं चल पाती है सर। ये ठीक है, एडवर्टाइजमेंट होता ये बात ठीक है। तो इस बात की जैसे इनको एक बार बुला करके जरा बात की। राजा बाजार में हम लोग का जो फ्लाईओवर के नीचे जो अभी खूबसूरती दिखती है, ऐसे वो चिंगटाल पुल में नहीं दिखती है। ये तो पहले ना शहर में है सर। नहीं, नीचे में रात में सर कचरा भरा रहता है चिंगटाल तो पुल। पहले ना अभी है सर, अभी का नहीं पता। अरे मैंने बना पहले ही पहले है तो सर कचरा तो है ना सर, वो तो हम लोग सफाई कर सकते हैं। मतलब मैं चाहता हूँ सर रात में केवल खाली हो जाए और दिन में गाड़ी हो, ताकि झाड़ू जो अरे वहाँ का जो बना उसका कारण जान रहे हैं। ऐसा कुछ सामान भी पड़ा है जो नया आपने उद्घाटन किया था, उस एग्जीबिशन रोड जो उसका पार्ट है, उसमें तो जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जो स्टेशन रोड वाले कंस्ट्रक्शन के बाद पूरे हो गए, तो जून के बाद हम लोग सर राजा बाजार फ्लाईओवर की तरह ही इसको भी नीलाम करेंगे। ये किसी को दे दिया है, कॉर्पोरेशन को दे दिए हैं। नहीं निगम के पास हैं? पुल निर्माण निगम के हाँ, पास ठीक करिएगा ना, तब तो फिर रास्ता आपका क्लीन रहेगा। हाँ सर। ठीक। दूसरा सर एग्जीबिशन और फ्लाईओवर के नीचे में एक डाइवर्जन अभी नया बना है सर, उससे क्या है कम से कम 2 मीटर 2.5 मीटर और रोड इंक्रोच होगी। मैं फोटो अभी भी दिया नया पुल अभी जो टूट रही है सर, फ्लाईओवर जो हनुमान मंदिर से टूटने लगा है, वो थोड़ा सा लोग तिरछा करते हैं। अगर वो स्ट्रेट कट जाएगी, इस तरह से कोना नहीं कट जाए, अगर कुछ सीधा कर दिया जाए तो ये कम से कम हमारा 1 लेन और सीधा हो जाएगा। पुल से उतरने के बाद में गाड़ी हमेशा ब्रेक लगाती है, एक्सीडेंट का चांस ज़्यादा होता है। और ये चौड़ा रहने से क्या है कि आप ले जाकर के इनको देख लीजिए। ठीक। दूसरा सर कैचमेंट के लिए दूसरा क्या आप 8वां बोल रहे हैं, दूसरे बोल रहे हैं। कुल मिला के 8वां आपका सजेशन हो गया, हर बार दूसरा बोल रहे हैं। इसमें सुधार करो। ठीक है, आपका है व्यावहारिक सब ठीक है, आपका सब व्यावहारिक। क्रम संख्या 15 श्री धनंजय